Hello everyone, this is Sarfarhan. Guys, I am gonna discuss November 2022, variance 22. Let's see what we have in this question and paper. So in question number 1, species such as ammonium ions, carbonate ions, phosphate ions are examples of molecular ions. By the way, these molecular ions are also called radicals, all right? Ionic and covalent bonds both involves an electrostatic attraction between different species. First of all, let me tell you, electrostatic attraction always exists between oppositely charged ions. So when we talk about ionic bonding, obviously electrostatic attraction exists between cations and anions, according to my lecture. Covalent bonding maybe electrostatic attraction होती है, and according to my lecture, it always exists between nucleus to shared pair of electron, all right? So the question is, identify the species that are electrostatically attracted to one another in ionic bond. Obviously, without any doubt, cation and anion is going to be the right answer. In covalent bonding, electrostatic attraction exists between nucleus and shared pair of electron, because shared pair of electrons are negatively charged, nucleus is positively charged. Why nucleus is positively charged? Because nucleus contain protons and protons are basically positively charged. In B part, complete table 1.1 to show the total number of protons, okay, total number of protons and electrons in the molecular ions of ammonium, carbonate and phosphate. Okay, let's solve this part. First of all, talk about ammonium ions. Okay, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसका मतलब इसमें होंगे 7 प्रोटॉन्स और इसमें होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन होगा. सिंस वी हैव 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. सिमिलरली इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा और क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम्स है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. नाउ वी नीड टू ऐड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो इट्स गोइंग टू बी 11. ओके, और यहां से हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन्स. बट द इशू इज कि प्रोटॉन्स तो चले मेरे पास 11 है, वो मैं एज इट इज लिखता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेरे पास 11 नहीं होंगे. इनफैक्ट वो मेरे पास 10 होंगे. और वो 10 इसलिए हैं क्योंकि इस अमोनियम आयन के ऊपर +1 चार्ज है, एंड +1 चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट इन द ओवरऑल, राइट? सो इट्स गोइंग टू बी 10 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स टॉक अबाउट कार्बोनेट आयंस. कार्बोनेट CO3 2 माइनस चार्ज. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका मतलब इसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. बट द इशू इज कि ऑक्सीजन के पास टोटल 3 एटम्स हैं, इसका मतलब मैं प्रोटॉन को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा. ऑलराइट, लेट्स ऐड देम. तो ये हो जाएगा 3 times 8 plus 6 is going 3 times 8 plus 6 is going to be 30 protons. Okay, 3 times 8 30 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर. बट द इशू इज कि मैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और भी ऐड करूंगा, सो इट्स गोइंग टू बी 32 इलेक्ट्रॉन्स. क्यों भाई 32 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होने चाहिए? 32 इलेक्ट्रॉन्स इसलिए होने चाहिए बिकॉज आपका जो कार्बोनेट है उसके ऊपर 2 माइनस चार्जेस, का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन क्यों होंगे. इस टोटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करें तो 32 आ जाएगा. तो आपके पास प्रोटॉन 30 हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो 32 होंगे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट फॉस्फेट आयन. फॉस्फेट PO3 माइनस. फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इसका मतलब इसमें 15 प्रोटॉन्स होंगे एंड ऑब्वियसली इसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे.
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका मतलब इसमें 8 प्रोटॉन्स होंगे, ऑब्वियसली इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इशू इज कि आपके पास ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इसका मतलब मैं इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, मैं इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा। लेट्स ऐड देम, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 8 प्लस 15 इज गोइंग टू बी 47। तो 47 प्रोटॉन्स होंगे आपके पास, और इलेक्ट्रॉन्स भी मोस्ट लाइकली 47 होंगे, राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर चार्ज है 3 माइनस, इसका मतलब इस फॉस्फेट ने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसलिए मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 50। So it's going to be 50. Okay, I hope it makes sense to you. Next is ammonium ion is a Bronsted Lowry acid. Define Bronsted Lowry acid according to my lecture. Proton substances which donates proton in aqueous medium. Substances which are proton donor are called as Bronsted Lowry acid. Okay. When ammonium ion is heated with NaOH, a pungent gas is produced. Okay, let's talk about the equation now. Let's see, we have ammonium ions and let's see we have NaOH. तो आप सब जानते हैं कि NaOH एक एल्कली है एंड तमाम एल्कलीज जो हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस डोनेट करते हैं, तो NaOH की जगह मैंने हाइड्रोक्साइड आयन लिख लिया। आप जानते हैं कि ये कॉन्जुगेट एसिड होता है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट करता है। ओके, दिस इज योर कॉन्जुगेट acid because it is positively charged and obviously it will donate proton. तो ये प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, वाटर, और वाटर बन जाएगा। व्हाट्स लेफ्ट हियर, NH3 रह जाएगा, ये रिलीज हो जाएगी। तो हमने आपको स्टेटमेंट ये दिया है कि व्हेन एनी अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद एनी एल्कली ऑलवेज अमोनिया गैस इज गिवन आउट। तो वो हमसे पूछ रहे हैं आयनिक इक्वेशन, तो हम आयनिक इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, NH4 plus OH minus arrow water plus ammonia. Okay, I hope it makes sense to you. सर आपने NaOH क्यों नहीं लिया? बेटा हम NaOH लेते तो वो वैसी स्पेक्ट्रेटेड आयन होता, वो कैंसिल हो जाता, ठीक है, दोनों साइडों पे, उसको लिखने का कोई फायदा भी नहीं होता। Let's move on to the next part of the question. The nitrogen atom in ammonium ions is sp3 hybridized. Sp3 orbitals form from the mixing of 1 2s and 3 2p orbital. That's what we have done in the class. Sketch the shape of a 2s and a 2px orbital on the axis. Figure this 2s. आप सब लोगों ने पढ़ा है मुझसे कि 2s जो होता है उसकी शेप स्फेरिकल होती है, एंड ऑब्वियसली स्फेरिकल शेप है, लेकिन साइज ऑफ द ऑर्बिटल ऑब्वियसली 1s के मुकाबले में बड़ा होगा। और आप जानते हैं कि 2px जो है वो डम्बल शेप यानी इलिप्टिकल शेप होती है, तो आप उसको भी लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैं ऑब्वियसली बनाऊंगा कुछ इस तरह से, ठीक है, ये मेरा स्फेरिकल शेप 2s ऑर्बिटल हो गया। और डम्बल शेप आपको पता है कैसे होती है, तो डम्बल शेप हम इस तरह से बना के दे देते हैं आपको, हमने क्लास में भी बनवाया ये आपको, ये आपका डम्बल शेप हो गया। ओके, there are many naturally occurring hydrated compounds that contain aniline phosphate. Name the aniline phosphate. That's an easy thing, you have done this in O levels. इसको कहते हैं phosphate ion. Okay, Struvite is a soft hydrated mineral. इसका MR है आपके पास, यानी हाइड्रेटेड मिनरल का MR है, यानी वाटर मिक्स है इसके अंदर, ठीक है, वाटर साथ है इसके। The anhydrous form of mineral has the formula this. Okay, calculate the number of molecules of water of crystallization in steroid. Give your answer to the nearest integer. Show your working. और 2 marks का part है. So first of all, you should have an idea कि भाई anhydrous salt का ये formula है. So मैं सबसे पहले MR of anhydrous salt calculate करूंगा। So मेरे पास
एनहाइड्रस का फॉर्मूला है अमोनिया माइनस मैग्नीशियम PO4, ठीक है। अमोनिया नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन 1 होता है, इंटू 4 करूंगा। मैग्नीशियम का AR होता है 24, फास्फोरस का AR होता है 31, ऑक्सीजन का AR होता है 16 टाइम्स 4। ओके, तो ये टोटल मेरे पास MR बनेगा बेटा, ये बनेगा आई थिंक शुड बी गो, आई थिंक 24.1 है जहां तक मुझे अपना याद पड़ता है मैग्नीशियम का। फास्फोरस का आई थिंक 31 है, ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 4 है। तो मैं जरा देख लेता हूँ, अगर 14 प्लस 4 प्लस 24.1, माय गुडनेस 4 टोटल 24.1 plus 31 plus 16 times 4 is going to be 137.1. ओके, मेरे पास 137.1, बट मैं वैल्यू एक मरतबा चेक कर लेता हूँ। ये नाइट्रोजन तो ठीक है हमारे पास 14.0 है। इसके अलावा मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम हमारे पास 24.3 है गाइस, 24.3। ओके, मैंने 24.1 लिया था, तो हम इसको 24.3 ले लेते हैं, which is why 24.3, so ये हो जाएगा 137.3 then। ओके, अब आप नोट करो, मुझे हाइड्रेटेड सॉल्ट का मास मालूम है, मुझे एनहाइड्रस सॉल्ट का मास मालूम है, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मास ऑफ वाटर मिल जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करो, तो ये हो जाएगा 245.3 माइनस 137.3, ठीक है। 247.3 minus 137.3 is going to be 110 ग्राम। अब मुझसे वो कह रहे हैं कि भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो, एंड फॉर दैट मैं यहाँ से मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करूंगा। 110 divided by 18, 18 is the MR of water, so it's going to be how much, 6.11। तो मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखूंगा 6, ओके, राउंड ऑफ करके। बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि मुझे कैसे पता चला कि ये जो MR मैंने निकाला था ये एरर आ रहा था इसमें। एक्चुअली मैंने हाइड्रेटेड मिनरल का MR देखा, उसमें 0.3 आ रहा था, जबकि मेरे पास यहाँ पर 137.1 आ रहा था। इसका मतलब मैंने मैग्नीशियम का जो AR है वो सही नहीं लिया हुआ था, राइट। उसको कंफर्म करने के लिए फिर मैंने पीरियोडिक टेबल चेक किया, ऑलराइट। नेक्स्ट, हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इन SN1 रिएक्शन। यहाँ से दो बातें तो कंफर्म हो गई मुझे। पहली बात तो ये हो गई कि SN1 रिएक्शन जो है वो हमेशा 2 स्टेप में होगा, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। और दूसरी बात ये कि ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन आपका टर्शियल अल्काइल हैलाइड है, दैट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि SN1 रिएक्शन यूजुअली टर्शियल अल्काइल हैलाइड में होते हैं, ठीक है। अब 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, तो भाई प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन एटम, 1 2 3 कार्बन एटम। 2 ब्रोमो यानी सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है, फिर 2 मिथाइल, इसका मतलब सेकंड कार्बन पे मिथाइल है। फिर आप इन सबको जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करें, तो ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन का फॉर्मूला आ गया आपके पास, व्हिच इज योर टर्शियल अल्काइल हैलाइड, हेंस प्रूव्ड इट अंडरगोज SN1 रिएक्शन। वो कह रहे हैं द मॉलिक्यूलर आयन दैट इज टर्शियल कार्बोकैटायन फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन, ओके। Draw the mechanism for SN1 reaction of hydroxide ion with 2 bromo 2 methyl propane. Include charges, dipoles, lone pairs of electrons, and curly arrows as appropriate. Okay. Dipoles, charges, lone pairs, electrons, and curly arrows. Okay. Draw the structure of the organic reactant and organic product. Okay. ये तो हमने बनाना है। अच्छा, यहाँ पर बहुत से बच्चों का ये ख्याल होता है कि ये जो मैकेनिज्म्स होते हैं ये बेसिकली डायग्राम्स हैं,
ऐसा नहीं है, मैकेनिज्म इज नॉट द डायग्राम, विच इज वाई मैं मैकेनिज्म को कभी भी एग्जाम में पेंसिल से नहीं बनाऊंगा। ऑलराइट, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं अक्सर मुझसे कि सर मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं, तो मेरा बहुत ही प्रॉम्प्टली बच्चों को ये जवाब होता है कि एग्जामिनर की जो डिमांड होती है मैकेनिज्म में, वो बेसिकली चार्जेस होते हैं, डायपोल्स होते हैं, लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कर्ली एरोज होते हैं। अरे भाई, अगर वो लिख के नहीं भी दे रहे हैं तब भी आपने एग्जैक्टली यही सारी चीजें मेंशन करनी होती हैं। ठीक है, तो लेट्स डू दिस। ये है मेरे पास जनाब, वेट होल्ड, CH3 C CH3 CH3 Br। गाइस, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सही है, सेम चीज है। हम सब जानते हैं कि इसके ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मैंने ऑब्वियसली यहाँ पर डायपोल शो कर दिए। हम सब जानते हैं कि हेटेरोलाइटिक फिजन होगी, यहाँ से ब्रोमाइड आइंस चले जाएंगे, और जब ब्रोमाइड आइंस जाएंगे तो ऑब्वियसली वो ब्रोमाइड आइंस हम यहाँ पर लिखेंगे। और हमने कहा था कि जब नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर लोन पेयर जरूर दिखाते हैं। और ये आपको हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन विच शोज कि ये इंटरमीडिएट है। और आप ये भी जानते हैं कि इस टर्शियरी कार्बोकैटायन के अंदर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स की वजह से, जिसकी वजह से ये काफी स्टेबल भी होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास SN1 रिएक्शन हो रहा है, और SN1 रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आइंस। ठीक है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आइंस भी है हमारे पास। ओके, अब हाइड्रोक्साइड आइंस जो हैं वो इससे रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे टर्शियरी अल्कोहल में। और टर्शियरी अल्कोहल को हम एक्चुअली इस तरह से लिखेंगे CH3 C CH3 CH3 एंड देन OH। ओके, ये जो ब्रोमाइड आयंस हैं ये सॉल्यूशन के अंदर इंटैक्ट रहेंगे, इनका कोई रोल नहीं होगा। इनफैक्ट सोडियम, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम आयन होगा वो इस ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके NaBr बना लेगा और एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन में, लेकिन उसका कोई रोल नहीं होगा एज सच। ओके, सो आप नोट करें मैंने डायपोल्स हाईलाइट किए, आप नोट करें मैंने कर्ली एरोज, कर्ली एरोज का मतलब एरो, फुल एरो हाईलाइट किए। अच्छा, एक और बात जनाब, मैंने इलेक्ट्रॉन्स भी शो किए हैं, मैंने चार्जेस भी शो किए हैं नेगेटिव। ऑलराइट, एक और मसला है, मसला ये है कि बच्चों को लगता है कि जो हम लिख के देते हैं ना वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता नहीं है। जो प्रोटोकॉल मेंटेन करना होता है मैकेनिज्म्स के अंदर, उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप नोट करें मैंने एरो की डायरेक्शन इस तरह से नहीं ली है, राइट, मैंने एरो की डायरेक्शन इस तरह से ली है क्योंकि इस पर मार्क्स हैं। अगर आप इस तरह से लिखेंगे एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर देंगे, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। ठीक है, यकीनन आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा, तो इन चीजों का ख्याल रखना है आपने। वो कह रहे हैं आपसे 2 bromo 2 methyl propane is a tertiary bromoalkane। प्रूफ हो गई मेरी बात। Define tertiary alkyl halide। Tertiary alkyl halide is basically a one which has 3 alkyl groups around carbon atoms। Okay, तो हम लिखेंगे a compound contain 3 alkyl groups। अब प्रॉब्लम एक और, अगर मैं अल्काइल ग्रुप्स की टर्म में बात कर रहा हूं तो मुझे ये भी पता है कि अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो मैं इसी डेफिनेशन में ये भी ऐड कर दूंगा, कैन बी सेम और डिफरेंट। क्योंकि मेरे पास मार्किंग स्कीम नहीं है, मैं तो प्रॉपर आंसर दूंगा। ठीक है, कैन बी सेम और डिफरेंट। A compound contain 3 alkyl group which is bonded to carbon atom, which are bonded to carbon atom, containing halogen। Okay, now the next is organic compound M forms
when 2-bromo-2-methyl-propane is heated with ethanolic hydroxide. Draw the structure of M. If you remember, मैंने आप लोगों को ये बात समझाई थी कि ethanolic solution of hydroxide ions shows that elimination takes place. Okay, that means कि reaction undergoes elimination. अच्छा, 2-bromo-2-methyl प्रोपेन की अगर मुझे एलिमिनेशन करनी हो तो मैंने ये एलिमिनेशन आपको सिखाई है क्लास के अंदर। इसकी मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स दी थी, जिसमें से एक ये भी थी जो मैं इस वक्त लिख रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और अल्फा से जो कार्बन अटैच होते हैं वो सारे के सारे बीटा कार्बन है, तो ये सारे के सारे बीटा कार्बन एटम्स हैं। एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एटम। सही है, फ्रॉम द हाइड्रोजन of beta carbon atom. प्रॉब्लम इज कि ये भी बीटा कार्बन एटम, ये भी बीटा कार्बन एटम, ये भी बीटा कार्बन एटम, और तीनों की तीनों बीटा कार्बन एटम सेम है। तो एलिमिनेशन यहां से कराओ, ये इससे कराओ, ये इससे कराओ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू विल गेट ओनली वन एल्कीन। दूसरी बात, आई नीड द हाइड्रोजन ऑफ बीटा कार्बन एटम। इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। आपको बात समझाने के लिए मैं इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हासिल करूंगा और इसको हासिल करने के लिए मैं इसको इथॉक्साइड आयंस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। इफ यू रिमेंबर, ये इथॉक्साइड आयन इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो बिटवीन दीज टू कार्बन शिफ्ट होगा। क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए शिफ्ट होगा। एट द सेम टाइम नंबर ऑफ बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए ब्रोमाइड यहां से चला जाएगा, ब्रोमाइड सोडियम आयन से कंबाइंड होकर सोडियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट होगा और इस तरह से आपके पास ये एल्कीन बन जाएगी, विच इज 2-methyl propene. That's what we have done in the class, जिसको मैंने आज दोबारा से मैकेनिज्म की फॉर्म में लिखा है। तो वो मुझसे पूछ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ M. This is your M. Write it down. This is CH3, CH3, double bond, CH2. Okay, I hope it makes sense. That's the question number 1, which has 17 marks in total. Okay, question number 2. The chlorides of some of the period 3 elements are shown in table 2.1. All right, टेबल 2.1 है हमारे पास और इस टेबल 2.1 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हमसे वो कह रहे हैं कि ये आपके पास कंपाउंड्स हैं और इनकी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं। बाय द वे ये हमने सारे एरियाज कवर किए हुए हैं आपके साथ केमिकल पीरियोडिसिटी के चैप्टर में। कंप्लीट टेबल 2.1, आइडेंटिफाई द बॉन्डिंग शोन बाय ईच क्लोराइड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कोवेलेंट के लिए C, आयनिक के लिए I, मेटालिक के लिए M। तो सबसे पहले तो बॉन्डिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई ये भी C होगा, ये भी C होगा, ये भी C होगा, सारे कोवेलेंट हैं, ये आयनिक है, राइट, ठीक है। मैंने पढ़ा है कि ये कोवेलेंट होता है, इसका एंगल 120 डिग्री का होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, राइट। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास इन हाइब्रिडाइजेशन। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर शोन बाय ईच क्लोराइड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। G का मतलब जॉइंट, S का मतलब सिंपल। तो सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, एंड ऑब्वियसली ये जॉइंट होता है, जॉइंट आयनिक है। फिर आपके पास है नेक्स्ट, डिड्यूस द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स इन ईच क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होगा? +1। एल्यूमिनियम क्लोराइड के ऊपर चार्ज कितना होगा? +3। SiCl4 में सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4। PCl5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +5। PCl3 में क्या होगी? +3। और HCl2 में क्या होगी? +2। ओके, ऑलराइट गाइस। नेक्स्ट इज, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये हमने कैसे कैलकुलेट किए हैं, तो मैंने रिडॉक्स में तकरीबन मोर देन 20 एग्जांपल्स दिए हैं हाउ टू कैलकुलेट दीज ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं रेफरेंस के लिए एक दोबारा से बता देता हूं ताकि आप परेशान ना हो, ठीक है। मैं PCl5 से रिलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। मुझे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, सो
हमने फॉस्फोरस को एक्सपोज कर लिया, क्लोरीन का चार्ज होता है -1, वी हैव 5 क्लोरीन इनटू 5 करेंगे, सिंस PCl5 हैज नो चार्ज ओवरऑल व्हिच इज व्हाई इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू +5। जैसे मैंने PCl5 की निकाली है, एग्जैक्टली PCl3 SCl2 SiCl4 AlCl3 की भी ऐसी ही डिटरमिन करेंगे हम, ठीक है। Write equations for the reaction of NaCl and PCl5 with water. Include state symbols in both quantities. याद रखिएगा कि उन्होंने आपसे state symbols मांगे और equations मांगी है आपसे NaCl with water। तो पहले NaCl with water कर लेते हैं। That's easy। जब NaCl को water में place करते हैं, since NaCl एक ionic compound है, obviously वो react करेगा, वो dissolve होगा और वो convert हो जाएगा aqueous sodium ion में और aqueous chloride ion में, ठीक है। PCl5 ऑब्वियसली जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एक्चुअली हाइड्रोलाइज होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल, ठीक है, बिकॉज फॉस्फोरस बिलोंग्स टू पीरियड 3 और तमाम पीरियड 3 एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, ओके। तो फॉस्फोरस के पास d ऑर्बिटल होगा, वो हाइड्रोलाइज करेगा और हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में इट विल टर्न टू 5HCl plus H3PO4, that is your phosphoric acid, okay। so मेरे पास हाइड्रोजन 8 हो गए, ओके, तो मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, make sense, okay। and these two equations we have done in chemical periodicity, okay। in the gas phase AlCl3 exists at equilibrium with Al2Cl6 as shown। delta HR की वैल्यू गिवन है हमें और डेल्टा HR की वैल्यू है नेगेटिव, दैट शोज रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है जनाब। One thing left, state symbols। I just remember, ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, अच्छा ये एक्वस लिखे हैं मैंने। PCl5 क्या होता है, सॉलिड, वाटर क्या होगा, लिक्विड, HCl क्या होगा आपके पास, एक्वस, क्योंकि एसिड है ना तो एक्वस होगा, ये भी एसिड है तो ये भी एक्वस होगा, ओके। मेक श्योर कि क्वेश्चन रीड करने के बाद उसको पूरा कंप्लीट करके फिर आगे बढ़े, ऑलराइट। अगर ये मुझसे एरर हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है कन्वीनियंटली, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। मुझे कैसे पता चला कि स्टेट सिंबल्स मिसिंग है, मैंने यहाँ स्टेट सिंबल्स देखे तो मुझे याद आया कि वहां भी स्टेट सिंबल्स थे, ठीक है। complete the dot and cross diagram to show the bonding in Al2Cl6। I think I did that with you in class, so और मैंने ये बना के दिखाया आपको, तो मैं कुछ ब्रीफिंग दे देता हूँ आपको। इनिशियल ब्रीफिंग तो कुछ ये है कि Al2Cl6 है, ओके। तो हम ये एक और बना लेते हैं, ये हो गया AlCl3 और इसमें जो क्लोरीन है उसकी भी बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 and this one is 7। obviously इस क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6, this one is 7। एल्यूमिनियम के 3 एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ओके। now another issue is कि डेटिव बॉन्डिंग होती है Al2Cl6 के अंदर, ऑलराइट। सो मुझे डेटिव बॉन्ड दिखाना है, उसके लिए मुझे फिर एल्यूमिनियम बनाना है। हम बना लेते हैं एल्यूमिनियम, ये बना लिया हमने एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम के साथ भी कितने अटैच होंगे क्लोरीन, 3 क्लोरीन अटैच होंगे। दिस वन इज फर्स्ट क्लोरीन, this one is second chlorine, and obviously this one is third chlorine, okay।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग नहीं होती, इसका मतलब ये रीजन तो नहीं आएगा। दिस इज रॉन्ग। लेट मी रीफ्रेज इट, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी करेक्ट इट। मैंने डायरेक्ट किया, एक मिनट रुको। ये है तुम्हारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, या मेक सेंस, ठीक है। ये तुम्हारा एल्यूमिनियम हो गया। अब इशू ये है कि इस एल्यूमिनियम के साथ फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड क्लोरीन, और इसकी वजह से डेटिव बॉन्ड बन रहा होगा ये थर्ड क्लोरीन, और इसका भी एक डेटिव बॉन्ड बन रहा होगा ये, रिमेंबर। चलो, सो आई थिंक अब सही है, सही है ना। Al2Cl6 का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा, जो मैंने क्लास में करवाया आपको। ये है AlCl3, राइट, ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा, ओके, और ये भी डेटिव बॉन्ड बनाएगा। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को इस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में कवर किया, और आप नोट करो इन दोनों एल्यूमिनियम के दरमियान बॉन्डिंग नहीं है, कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पर गैप आना जरूरी है, ओके। ओके, अब इस एल्यूमिनियम को पहले कवर करते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? 3। तो 1 2 एंड दिस वन इज 3। अब इस क्लोरीन को कवर करते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4, होल्ड 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 होल्ड, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, और दिस वन इज 7, ओके। इसकी वजह से डेटिव बॉन्ड बन रहा है। जल्दी से इसके भी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 एंड दिस वन इज 3। इस क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 3 5 एंड देन 7। इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, ये हो गए 3, ये हो गए 5, ये हो गए 7। अब इस क्लोरीन की भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसके डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन बने यहाँ शो किए, ये 4, ये 6 एंड दिस वन 7। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू, ठीक है। अगर डायग्राम आपको डायरेक्टली स्टार्ट ना करनी आए तो पहले आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए अगर आपको याद हो, और फिर स्ट्रक्चर देखने के बाद उसको टैली कीजिए। अब देखें, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये है, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला डेटिव बॉन्ड ये है, ये वाला डेटिव बॉन्ड ये है, ये बॉन्ड ये रहे, और ये वाला बॉन्ड ये रहा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेट द इफेक्ट of of an increase in temperature on the equilibrium mixture in equation 1. Explain your answer. तो मुझसे increase in temperature कह रहे हैं। आप जानते हैं रिएक्शन जो है वो मेरे पास एक्सोथर्मिक है। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ली शेडलर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो जाहिर सी बात है AlCl3 की क्वांटिटी बढ़ेगी, Al2Cl6 की क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां इंक्रीजिंग द टेम्परेचर increasing the temperature favors equilibrium towards left hand side, hence AlCl3 increases while 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 Al2Cl6 amount decreases. Okay, now the next part of the question is
A 3.30 gram sample of period 3 chloride is heated to 500 Kelvin in a sealed flask. At this temperature, the chloride of a gas of volume 250 cm cube and the pressure in the flask is 323 kilopascal. Use the ideal gas equation PV equals to nRT to calculate the MR of the period 3 chloride. Deduce its formula. टेम्परेचर मुझे गिवन है केल्विन में, तो मुझे कन्वर्जन की जरूरत नहीं है. मास मुझे गिवन है, वॉल्यूम मुझे 250 cm क्यूब दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि जब भी हम PV इक्वल्स टू nRT का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम हैज टू बी इन मीटर क्यूब according to conversion which we have discussed in the class. 250 centimeter cube is basically 250 into 10 to the power minus 6 meter cube. Okay, so basically 1 cm cube is basically 1 times 10 to the power minus 6 meter cube. Okay, इस तरह से कर लो. Similarly आपके पास प्रेशर गिवन है, और जब प्रेशर होता है तो हम इसको पैस्कल में लेते हैं. ऑलराइट, सो मुझे प्रेशर को भी कन्वर्ट 323 kilopascal है, change it into pascal. 1 kilopascal is equals to 1000 pascal. So अगर 323 है, मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो it's going to be 323,000 pascal. All right, let's talk about the PV equals to nRT. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये जो मोल्स होता है आपके पास, ये मास ओवर mr होता है, तो ये हो गया मास ओवर mr इंटू r इंटू t. मुझे कैलकुलेट करना है mr, तो मैं रिलेशनशिप कुछ इस तरह से बना लेता हूँ कि mr इक्वल्स टू mRT अपॉन PV. जस्ट प्लग इन द वैल्यूज. मास मुझे पता है 3.30, r की वैल्यू फिक्स होती है. डेटा बुकलेट तो नहीं है, लेकिन डेटा टेबल गिवन है एट द एंड ऑफ दिस पेपर, वहां से आपको पता चल जाएगा. टेम्परेचर मुझे 500 केल्विन गिवन है, तो मैंने 500 केल्विन लिखा. प्रेशर मेरे पास है 323,000, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 250 into 10 to the power minus 6 मीटर क्यूब. तो मैं इन सब को अगर कैलकुलेटर पे प्लग इन करूं, ये 3.30 into 8.31 into 500 divided by 323,000 into 250 exponent minus 6. So it's going to be 1.06. मेरे पास तो आंसर यही है, 1.06 into 10 to the power minus 5. Am I correct? Just hold on a second. Let me recheck. 3.30 into 8.31 into 500. So it's going to be 13711.5. Okay, then 323,000 into 250 exponent minus 6 is going to be 80.75. So 13711.5 divided by answer. Oh yes, that's 169.801. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 169.8. तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 170 कर लूं. 170 कौन सा क्लोराइड है पीरियड 3 का? अब पीरियड 3 के क्लोराइड्स कौन से होते हैं? एक होता है AlCl3, सही है. एक होता है SiCl4, फिर है PCl3, फिर है PCl5. हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास किससे टैली हो रहा है ये 170. ओके, एल्यूमिनियम होता है 27 plus 35.5 times 3, so it's not AlCl3. AlCl3 गलत हो गया क्योंकि इसका AR आ रहा है मेरे पास 133.5, ये गलत हो गया. सिलिकॉन होता है 28 plus 35.5 times 4, so it's going to be 170, और यही मेरा आंसर है. जो मेरे पास MR भी 170 आया था, तो मैं यहाँ लिखूंगा SiCl4. ओके, all right. So next part is an excess of chloride is added to 1 cm cube of bromine. Okay,
Describe what is observed. Explain your answer. आप जानते हैं कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए ब्रोमीन क्लोराइड को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, विच मींस कोई रिएक्शन नहीं होगा इस सिचुएशन में। तो आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रोमीन is less reactive so cannot oxidize chloride ion, hence there will be no reaction and obviously वो आपसे पूछ रहे हैं ऑब्जर्वेशन ये है कि जो ब्रोमीन का कलर होता है which is basically red, brown or orange, it will remain same. So red, brown or orange color of bromine remain same. Okay. Now the next is SCl2 has an MR of this. It is a liquid at room temperature. SBr2 has an MR of this, and it is a gas at room temperature. Explain the difference in the physical state of SCl2 and SBr2. Give your answer in terms of intermolecular forces. पहली बात, intermolecular forces आपके पास तीन तरह की होती हैं. एक होता है instantaneous dipole, induced dipole forces, जिनको हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, जिनको हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं, जिनको हम डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं. ऑलराइट. और दूसरा होता है परमानेंट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. सो बेसिकली यहाँ पर एमआर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली इसमें वैन वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी. जब वैन वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, वैन वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए मेरे लिहाज से, तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है. ओके, इसलिए वो गैस होगा. ओके. ओके, आई थिंक सो. एक रीजन तो ये हो गई. दूसरी रीजन ये कि SCl2 और SBr2 क्वाइट चैलेंजिंग. क्यों मैं स्टक हुआ हूँ? इसलिए स्टक हुआ हूँ क्योंकि SCl2 मैंने क्लास में बताया है, ये स्ट्रक्चर होता है. इसके बैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं काउंट करूं तो 2 सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर आएंगे. इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री नॉन लीनियर होगी, जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल. यानी मैं यूं बनाऊंगा तो इसका मतलब ये डायपोल इस डायपोल को कैंसिल नहीं कर सकेगा, तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल पोलर होगा. तो अगर ये मॉलिक्यूल पोलर है तो ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल भी पोलर होगा. इसमें भी नॉन लीनियर शेप ज्योमेट्री होगी. इसमें भी 2 सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर होंगे. तो दोनों पोलर हैं, लेकिन दोनों में स्टेट डिफरेंट है. इसलिए क्योंकि इसमें इसमें परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्सेस डोमिनेट कर रही होंगी, विच आर स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, विच इज व्हाई इट इज अ लिक्विड. इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से वैन डर वाल्स फोर्सेस ज्यादा डोमिनेट कर रही होंगी, विच इज व्हाई इट इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू कि हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें. ठीक है. और हम अलोंग द लाइंस कुछ ऐसे ही लिखेंगे. काफी टेक्निकल है, मतलब इतना. चलें देखते हैं. हम लिखते हैं कि SCl2 has non-linear geometry, thus its dipole exists, so it exhibits permanent dipole forces. Okay. While due to
more number of electrons SbR2 exhibits van der Waals forces आप बताएंगे कि परमानेंट डायपोल forces are stronger than van der Waals forces, hence SCl2 is liquid at R. ठीक है? Okay. Now the next is bismuth is a dense metal in the same group as phosphorus. Okay. Draw a label diagram to show the bonding in bismuth metal. हमने ये शो किया है आपको, मेरे ख्याल से ये थर्ड टाइम तो आ रहा होगा टॉपिक, इसको शो कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओहो, ये मैं आउटलाइन बना के दे रहा हूँ, आप चाहें तो ना बनाइएगा, इसको बनाने में थोड़ा सा फायदा ये होता है कि ऑर्गेनाइज हो जाता है थोड़ा सा। और ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, ये सर्किल होंगे सारे के सारे। ठीक है, चलो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा यकीनन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये भी, और आपस में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, बट ये हैं क्या सारे के सारे, ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस है। और क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं लेबल डायग्राम, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज आयन। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम और क्या कहते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, फिर वो आपसे कह रहे हैं बिस्मथ रिएक्ट्स विद क्लोरीन। ठीक है जी, बिस्मथ reacts with chlorine to form BiCl3. BiCl3 is a solid at room temperature. It melts when heated gently. Okay, इसका मतलब ये कोवलेंट होगा क्योंकि जेंटल हीटिंग के ऊपर मेल्ट हो गया। BiCl3 reacts vigorously with water at room temperature to form an acidic solution. State such as the type of bonding and structure shown by BCl3. Explain your answer. मैंने पहले कहा आपको कि मेल्ट है जेंटल हीटिंग के ऊपर, इसका मतलब ये एक कोवलेंट कंपाउंड है और इसका स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर है, इसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी, इसलिए जेंटल हीटिंग के ऊपर मेल्ट हो गया वो। ठीक है, और रिएक्ट कर रहा है विग्रेसली, तो ऑब्वियसली कोवलेंट होगा तो रिएक्ट करेगा विग्रेसली, अगर आयनिक होता तो डिसॉल्व हो जाता है, राइट। और कोई भी आयनिक कंपाउंड एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बनाता, आप जानते हैं, एक्सेप्ट MgCl2 which shows a very weak acidic solution of pH 6.5, and that's what we have discussed in the class. So मैं कहूंगा कि BiCl3 it has covalent bonding। मेरा बॉन्डिंग का जो क्वेश्चन था उसका वो कवर हो गया। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, it has covalent bonding and exhibit simple molecular structure। Why simple molecular? क्योंकि मेल्ट हो रहा है जेंटल हीटिंग के ऊपर। सही है। So it experiences weak van der Waals forces okay। Since it is covalent or since it is hydrolyzed, meaning it is covalent, क्योंकि अगर आयनिक होता तो डिसॉल्व होता, हाइड्रोलाइज नहीं होता, it is hydrolyzed, hence it is covalent।
सही. That's the end of question number 20. Oh, second question, which has 21 marks. Lengthy questions. Question number 3. Organic compounds can be distinguished using chemical test and analytical techniques. Table shows 4 pairs of organic compounds. Okay. Now the A1 है आपके पास, A2 है, और आपसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई कंपाउंड्स. ओके, चलो देखो, ये आपका हो गया एल्डिहाइड और ये आपका हो गया कीटोन. और इन दोनों को अगर मुझे डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं टॉलरेंस टेस्ट यूज कर सकता हूँ, मैं फेलिंग टेस्ट यूज कर सकता हूँ, और मैं आइडोफॉर्म टेस्ट यूज कर सकता हूँ. ओके, आइडोफॉर्म का टेस्ट इस कीटोन में पॉजिटिव आएगा और ये आपको देगा येलो प्रेसिपिटेट. एल्डिहाइड में नेगेटिव होगा. एल्डिहाइड में टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो आपको सिल्वर मिरर देगा. फेलिंग सॉल्यूशन लेगा तो ब्लू सॉल्यूशन से रेड प्रेसिपिटेट्स होते हैं. ओके, तो हम दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं. चलें, तो सबसे आसान ऑब्जर्वेशन है उसकी तरफ चलते हैं. कितने मार्क्स का पार्ट है? 8 मार्क्स का पार्ट है. ओह माय गुडनेस. तो 2 4 6 8 2 4 6 8, ईच बॉक्स हैज 2 मार्क, ईच बॉक्स हैज 1 मार्क. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 8 मार्क्स का पार्ट है. ओके, सो सारे टेस्ट लिख के नहीं देना, कोई भी एक लिख लीजिए. तो हम लिख लेते हैं टॉलरेंस रिएजेंट. सही है, तो हम लिखेंगे विद A1 silver mirror is formed. Okay, now the next is, this is ketone, this is also ketone. इन दोनों कीटोन में फर्क ये है कि ये CH3 और ये CO है और ये एक साथ लिखा हुआ है. तो यहाँ पर आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा. यहाँ पर CH3 CO ग्रुप एक साथ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा. और यही क्लास में मैंने समझाया था कि दो एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप आइडोफॉर्म यूज कर सकते हैं, दो कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आइडोफॉर्म यूज कर सकते हैं. और मैंने ये भी कहा था कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन में पॉजिटिव टेस्ट उस वक्त आता है आइडोफॉर्म का जब CH3 CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ होता है. और ये ग्रुप यहाँ पर एक साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब B1 गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ आइडोफॉर्म. एंड ऑब्वियसली मैं यहाँ पर लूंगा एल्कलाइन एक्वस आयोडीन. Alkaline aqueous iodine. So with B1 yellow precipitates. Form. All right. उसके बाद है C1, ये आपका कीटोन और ये आपका एस्टर. तो कीटोन और एस्टर को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम मोस्ट फेमस 2,4-DNPH का रिएजेंट यूज करेंगे, which is 2,4-dinitrophenyl hydrazine. तो C1 gives you yellowish orange PBT. C1 gives yellow orange precipitates. Okay, oh that's cool. ये आपका टर्शियल अल्कोहल है और ये आपका एल्कीन के साथ प्राइमरी अल्कोहल है. तो मैं अल्कोहल के टेस्ट के लिए तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर भी सोडियम मेटल का टेस्ट पॉजिटिव होगा, यहाँ भी सोडियम मेटल का टेस्ट पॉजिटिव होगा, तो मैं उसको यूज नहीं कर सकता हूँ. राइट, मैं यहाँ पर K2Cr2O7 यूज कर सकता हूँ क्योंकि ये टर्शियल अल्कोहल है. ऑब्वियसली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन ये प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीडाइज होगा, ऑरेंज टू ग्रीन की ऑब्जर्वेशन देगा. इसके अलावा मैं एक्वस ब्रोमीन भी यूज कर सकता हूँ, ये डीक्लोराइज हो जाएगा एल्कीन की वजह से, इसका टेस्ट नेगेटिव होगा. तो हम सबसे आसान वाले के ऊपर चलते हैं, हम यूज कर लेते हैं एक्वस ब्रोमीन. कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं होगा, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा. एक्वस ब्रोमीन, तो हम लिखेंगे रेड ब्राउन टू कलरलेस या ऑरेंज टू कलरलेस. ओके, with D2. So we are done with this part. हमने ये सारी चीजें करके दे दी आपको. A1 and A2 are structural isomers. A1 and A2 are structural isomers.
एल्डिहाइड से कीटोन बनता है, और मैंने क्लास में करवाया आपको एग्जैक्ट यही करवाया है कि ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की नेचर चेंज हो रही है। ऑलराइट, define structural isomers. Okay, so compound which have the same molecular formula but different structural formula. So ये हो जाएगा compounds which have the same molecular formula but different structural formula. Okay, next is give the systematic name of B2. Talk about B2. First carbon, second carbon, third carbon पर कीटोन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, तो 5 कार्बन का कीटोन है तो पेंटानॉन होगा, और क्योंकि थर्ड कार्बन के ऊपर कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है तो मैं इसको लिखूंगा पेंटेन थ्रीओन। उसने सिस्टमैटिक बोला बेटा मुझे, इसका मतलब मुझे सिस्टमैटिक नेम IUPAC के अकॉर्डिंगली देना है नाम, तो ये हो जाएगा पेंटेन थ्री ओन। आई रिपीट अगेन, मैं बता देता हूँ कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 5 कार्बन एटम का कीटोन जनरली नॉर्मल वे में पेंटानॉन होता है, बट वो सिस्टमैटिक कह रहे थे, इसका मतलब थर्ड कार्बन के जो कीटोन का ग्रुप है उसको 3 ओन बोलूंगा और 5 कार्बन को पेंटेन बोलूंगा। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ D1 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 मॉलिक्यूलर फार्मूला, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 2 4 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। ओके, तो ये हो जाएगा C5H10O। we need to write C5H10O. Now the next is D2 forms polymer Z when heated gently. D2, that's your alkene, guys. Okay, identify the type of polymer. Alkenes always undergoes addition polymerization, ये basically addition polymer बनेगा। Okay, as usual वन रिपीटिंग यूनिट कह रहे हैं पॉलीमर Z का, तो सबसे पहले जो एल्कीन है मेरे पास, अब इसको लिखो अच्छे से, 1 होल्ड 1 2 3 4 कार्बन एटम का एल्कीन है OH के साथ। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, सही है, ये है आई थिंक सो हमारा 1 2 3 4 और ये OH, सही है, ये हमारी एल्कीन है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि बेटा ये जो आपके पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है ना, ये सबसे पहले इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को लिखो, ये लिखा मैंने, ठीक है गाइस। फिर मैंने कहा था कि भाई इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच है, इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ लिखो वर्टिकली। इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, 1 हाइड्रोजन अटैच है, लिखो। और इस कार्बन के साथ क्या अटैच है, CH2 OH, इसको भी लिखो, CH2 OH। कंफर्म कर लो तो 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, यस। तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर इस तरह से लिख के दिया। अब जाहिर सी बात है मुझसे तो वो कह रहे हैं 1 रिपीटिंग यूनिट, तो मैंने क्या करना है, ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, एक दूसरे मोनोमर का पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, एंड दैट्स माय 1 रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीमर Z। ओके, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड E कंटेन 3 कार्बन एटम्स। ओके, एग्जामिनर ने मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी कि इस E में 3 कार्बन एटम्स हैं। फिर वो कह रहे हैं E reacts with cold dilute acidified K1O4 to form a single compound F with an MR this। अच्छा, मुझे इस इंफॉर्मेशन से एक और बात पता चली, मुझे ये पता चली कि E में आपके पास एल्कीन भी होगा, बिकॉज कोल्ड K1O4 का रिएक्शन सिर्फ एल्कीन से होता है। सो E contain
एल्कीन, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी होगा। तो दो चीजें तो डिटरमिन कर ली मैंने कि 3 कार्बन एटम का कंपाउंड है ई, और उसमें एक डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एटम। ओके, और उसका एमआर भी एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ बाय द वे 154.9 जब डायोल बनाएगा। ठीक है, सही है। तो ई कंटेन एल्कीन, और जब कोल्ड केमनोफोर से रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड एफ बनाएगा, और एल्कीन जब भी कोल्ड केमनोफोर से रिएक्शन करता है तो ये जो कंपाउंड एफ है ये बेसिकली आपका डायोल होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ये मेरा ई का स्पेक्ट्रम है, और ये मेरा केमनोफोर से रिएक्शन करने के बाद एफ का स्पेक्ट्रम है। तो पूछना क्या जा रहे हैं हमसे? ठीक है, डेटा दिया हुआ है इन्होंने। पार्ट 1, use the two infrared spectra of table 3.2 to identify the functional group present only in E. Explain your answer referring only to absorption frequencies greater than 1500, यानी फिंगरप्रिंट रीजन के बाद, क्योंकि इस रेंज तक तो फिंगरप्रिंट रीजन होता है ना, फिंगरप्रिंट रीजन के बाद बताना है। तो ई में मेरे पास एक एल्कीन है, सही है, और कंफर्म कर लेते हैं इस एल्कीन को। इस एल्कीन को मैं कंफर्म करूंगा इस वाली पीक के थ्रू। इस पीक को नोट करो तो ये किस पर अपीयर हुई है? 1500, ये 1600। तो ये पीक 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर अपीयर हुई है। तो एल्कीन, एल्कीन कहाँ लिखा हुआ है? एल्कीन, एल्कीन, एल्कीन ये लिखा हुआ, और किस पर अपीयर होती है? 1680 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी रेंज दी हुई है। तो मेरे पास 1600 के ऊपर हुई है, इसका मतलब ये एल्कीन है। सही है भाई, यहां तक तो बात तय होगी ना हमारी। तो हम ये बात लिखेंगे यहाँ पर कि ई फंक्शनल ग्रुप एल्कीन, एक्सप्लेनेशन क्या है? एब्जॉर्प्शन पीक in the spectrum appear at, एल्कीन की रेंज क्या है जनाब? एल्कीन की रेंज है 15 to 1650। तो ये पूरी रेंज लिख दीजिए उठा के, 1500 to 1680 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग आ किस पर रही है? 1600 पे आ रही है, सही है। तो आप 1600 भी लिखेंगे तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। उसके बाद वो कह रहे हैं यूज द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ एफ टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप फॉर्म व्हेन ई रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट एसिडाइड KMnO4। ओके, मैंने कहा था आपको कि जब ई जो कि एक एल्कीन है कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन करेगा तो डायोल बनाएगा, यानी अल्कोहल है, और अल्कोहल की जो पीक होती है हेंस प्रूव्ड वो 3350 सेंटीमीटर इनवर्स के ऊपर आती है। तो ये मेरे पास है 3000, 31, 32, 33, 3350 पे अपीयर हो रही है according to my lecture। 3350 सेंटीमीटर इनवर्स confirm the presence of OH group, right? और 1500 से लेकर यहां तक कोई और पीक है भी नहीं, ठीक है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ओके, सो जो अल्कोहल है वो OH है, और उसको उसने क्या कहा हुआ है? हाइड्रोक्सी। तो मैं हाइड्रोक्सी ही लिख कर दूंगा। हाइड्रोक्सी ये भी है और हाइड्रोक्सी ये भी है। नहीं, हम इस वाले हाइड्रोक्सी को देखेंगे क्योंकि ये OH है, ये CO है, इसको नहीं देखेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाइड्रोक्सी यहाँ भी लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सी यहाँ भी लिखा हुआ है, तो हम इसको देखेंगे क्योंकि अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप OH होता है, CO नहीं होता उसका फंक्शन ग्रुप। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्सी, और मैं अपना आंसर सेव करने के लिए अल्कोहल भी लिखूंगा साथ में। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन ना हो। और इस अल्कोहल की एब्जॉर्प्शन पीक किस पे आ रही है? ये आ रही है 32 से 3650 पे, सही है, लिख देते हैं। वैसे मेरे पास तो 3350 है, अगर मैं वो लिख दूंगा तो एग्जामिनर गलत नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे एब्जॉर्प्शन पीक अपीयर इन द स्पेक्ट्रम एट 3200 से 3650 centimeter inverse. Okay, hope it makes sense to you. Now the next is, okay, the mass spectrum of E shows a molecular ion peak and an M+2 peak of approximately equal abundance at M by Z 120 and 122.
तो बेटा पहली तो बात ये हो गई कि ये आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक हो गई। इसका मतलब ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। इस मॉलिक्यूलर मास में मैंने 2 यूनिट्स की एडिशन की तो 122 आया, एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी m+2। ठीक है, तो ये दो बातें तो ये होगी, पहली तो बात ये होगी। दूसरी बात आप नोट करो, अच्छे बच्चे हैं आप, ये कह रहा है इक्वल अबंडेंस, अप्रोक्सीमेटली ऑफ इक्वल अबंडेंस। तो आपको याद है इक्वल अबंडेंस कब होती है? जब 50% हो रेशो, है ना, जब रेशो 1:1 का हो। और किस केस में रेशो 1:1 का होता है? ब्रोमीन के केस में होता है, राइट? सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो E है, दिस E contain one bromine atom also। ठीक है, अगर रेशो एक ब्रोमीन होगा तो रेशो का 1:1, जिसको उसने किससे रिप्रेजेंट किया? इक्वल अबंडेंस से। अगर इक्वल रेशो नहीं होता, यानी 2 ब्रोमीन होता, तो फिर रेशो 1:1 होता। ओके, तो मुझे 3 चीजें पता चल गई यहाँ पर, मुझे 3 चीजें पता चल गई। ई की पहली चीज क्या है? इट हैज 3 कार्बन एटम। ई की दूसरी चीज क्या है? कि इसके पास एक ब्रोमीन है, राइट? और मुझे तीसरी चीज ये पता चली कि इसका Mr120 है। ओके, सो गाइस कुछ करते हैं। वो कह रहे हैं आपसे डिड्यूस द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ई। ओके ओके, मेरा पहला स्टेप 3 कार्बन एटम, और 3 कार्बन एटम का मास कितना होता है? 12 टाइम्स 3, 36। ओके, मेरा दूसरा स्टेप 1 ब्रोमीन एटम, और 1 ब्रोमीन का AR कितना होता है वो आपको पीरियोडिक टेबल से देखना है। ब्रोमीन का AR है 79.9। दैट्स अ लेंथी क्वेश्चन। 79.9। ओके, तो मैं यहां से इन दोनों का टोटल निकाल लेता हूँ। 79.9 is going to be 115.9। ओके, जाहिर सी बात है अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन तो होगा। तो लेट्स फाइंड आउट हाइड्रोजन कितने हैं। तो मेरे पास Mr है 120, और मैंने डिटरमिन कितना किया? 115.9। तो बेसिकली मैं 120 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इससे, तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 4। इसका मतलब ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम हो गए। सही है, तो मेरे पास बेसिकली कितने कार्बन एटम आ गए? 3। हाइड्रोजन एटम कितने आ गए? 4। ब्रोमीन कितना आ गया? 1। अब इन सबको ऐड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स 4 plus 79.9, so it's going to be how much? 12 times 3 plus 4 plus 79.9 is going to be 119.9। okay. Whew. Am I missing something? एक मिनट, 12 times 3 plus 4 plus 79.9, oh 79.9 plus 36 plus 4, मेरे पास आ रहा है 119.9। ओके, ऑल राइट, ये तो मेरी मॉलिक्यूलर आयन पीक आ गई ना, which is 120। ओके, but I'm missing actually, कुछ तो मिस कर रहा हूं मैं ऐसा जो कि क्लिक नहीं हो रहा मुझे। समथिंग, लेकिन मुझे क्लिक नहीं हो रहा। सोचें सोचें सोचें। मैं
So bromine is basically 79.93 carbon atom. Am I missing something? What I'm doing? Oh, let's recalculate it. 120 minus 36 minus 79.9. 4 plus. How come 4? अच्छा जनाब 120 minus 79.9 तो 40.1. अच्छा ओके 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 अगर मैं इसको आई गॉट इट अगर मैं इसको 81 लेता हूँ तो फिर टोटल कितना बनेगा 36 plus 81 is going to be 117. 117 अगर आपके पास है और मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 120 से 117 तो 3 होगा नहीं आई थिंक 119 I think so. Something is missing. So I'm not sure about it, but I think so. Okay. इन दोनों की रेंज में कोई आंसर होना चाहिए. But if I'm missing something, let me know. Okay. So मैं 120 ले नहीं सकता हूँ क्योंकि 120 तो उसका MR है. 122 नहीं ले सकते क्योंकि वो M+2 पीक है. Okay. Just hold on a second. Hold on a second. 1, 2, 3. That's the challenging part of the question. 3 कार्बन एटम है, उस पे कह रहे हैं कि एक एल्कीन भी है. ओके. और उसमें कह रहे हैं कि एक ब्रोमीन भी है. ओके. सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से वैलेंसी सेटिस्फाई करें 2, 3, 4, 5. मेरे पास तो 5 हाइड्रोजन आ रहे हैं. अच्छा अगर मैं इसको डायोल बना लूं, इस कंपाउंड को अगर मैं डायोल में कन्वर्ट करूं, सो लेट्स सी कि मेरे पास एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा, एक H और एक Br है ना. लेट्स कैलकुलेट दिस. लेट्स चेक कि इसका MR 154.9 आता है या नहीं आता. फिर देखेंगे कि हमसे मिस्टेक क्या हो रही है. राइट. सो वी हैव 3 कार्बन एटम्स. तो 12 times 3 plus we have 79.9 plus we have 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 plus 7 plus 32 is going to be 154.9 exact. यार ये बिल्कुल ठीक है. दिस इज द राइट आंसर क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट दे रहा है मुझे ये MR. सो मेरा ये स्ट्रक्चर ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्या है. 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, मेरे पास वहां 4 आ रहे हैं, मेरे पास यहाँ 4 आ रहे हैं. ओके लेट मी डू इट. लेट मी चेक इट. इसको अगर मैं 79 लूं, 79 minus 36 is going to be how much? 43. Okay, so 79 plus, my goodness, I think I got the answer. 79 plus 36 is going to be 115. Wait karo, 115. So no 115 क्यों आ रहा है. This 120 minus 5 is going to be 115. मैंने काम बिल्कुल ठीक किया है. मैंने काम बिल्कुल ठीक किया.
मेरे पास 5 हाइड्रोजन आने चाहिए थे, मेरे पास 5 हाइड्रोजन आ रहे हैं। इसके थ्रू जो मैंने डायोल बनाया है उसका एमआर मुझसे टैली हो गया है, तो आई डिड दिस थिंग राइट। अगर मैं इसको 79 लूंगा तो ये हो जाएगा 115। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग, बट मुझे इट इज माय फीलिंग, इट इज माय फीलिंग के होल्ड ऑन अ सेकंड। 120 minus 79, 41, no. 122 minus 79 is going to be 43. No, no. I'm saying rightly things. Guys, I think 119 मुझे यही आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा। मतलब मैंने प्रूफ करके दे दिया आपको सारा, बट मुझे नहीं क्लिक हो रहा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो 79.9 plus 36 is going to be 115.9 and obviously 4 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, सो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। अब मेरे पास आंसर यहाँ तक आया है, मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ। ठीक है, लेट मी नो इफ यू गेट द पॉइंट। ओके, दैट्स गोइंग टू बी माय लर्निंग एज वेल। बट हम आगे चलते हैं, हो सकता है मैं कुछ सोच लूँ क्योंकि पेपर आगे काफी है। use the information in 3C to suggest a structure for E. To suggest the structure for E. To suggest the structure for E. तो E का स्ट्रक्चर सजेस्ट करना चाहते हैं हम, तो हमने सजेस्ट कर दिया E का स्ट्रक्चर। हमने तो E का स्ट्रक्चर सजेस्ट किया, हमने तो E का स्ट्रक्चर बताया आपको। हमने E का स्ट्रक्चर बताया आपको बेटा, हमने E का स्ट्रक्चर आपको बताया। E का स्ट्रक्चर क्या बताया आपको? 3 कार्बन एटम्स, ये है ना E का स्ट्रक्चर। 3 कार्बन एटम्स का एक कंपाउंड, ये हो जाएगा आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2Br। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आगे जो हमने डिसाइड किया है। फिर वो कह रहे हैं कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ E विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 टू फॉर्म F। इन द इक्वेशन O रिप्रेजेंट्स कोल्ड डाइल्यूट एसिडिफाइड KMnO4। तो E का मोलेकुलर फॉर्मूला कितना है? 1 2 3, 3 कार्बन एटम है। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड 1 Br। ओके, अब इसको अगर हम डायोल में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ये बनेगा मेरे पास। ओके, ये बनाया हुआ मैंने। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Br एंड 2 O हैं। इसको उठा के बेटा हम कॉपी कर लेते हैं। आई होप कॉपी हो जाए। C3H7Br O2, C3H7Br O2। और नहीं हो रहा यार, C3H7Br O2। सो एक्चुअली ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई मेरी। ओके, कितने ऑक्सीजन है यहाँ? 2। तो यहाँ पर भी टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर कार्बन 3, यहाँ कार्बन 3, यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 + 2 7। यहाँ पर भी कितने हैं? 7। तो इट्स बैलेंस, 1 ब्रोमीन 1 ब्रोमीन। ओके, okay, C2 can be synthesized using A1 as a single organic reactant। ये आपका है एल्डिहाइड और ये आपका है एस्टर। वो कह रहे हैं डिवाइस अ मल्टी स्टेप सिंथेटिक रूट टू फॉर्म C2 फ्रॉम A1। एल्डिहाइड से एस्टर बनाना है, सॉरी एस्टर से एल्डिहाइड बनाना है। C2 से, ओ नहीं, टू फॉर्म C2। ओके, यानी इससे यहां जाना है। ओके, identify relevant reagents and conditions and state the organic products of each step। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे। भाई एस्टर बनाने के लिए जरूरी है कि वी नीड एन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं लुक,
this is going to be the alcohol part. Okay, alert रहना बहुत, it is extremely interesting. अल्कोहल पार्ट है ये, और कितने कार्बन का अल्कोहल है? 3 कार्बन। इसका मतलब ये प्रोपेन 1 ओल होगा, सही है। एंड यू नो कि ये एसिड का पार्ट है, राइट। और आप जानते हैं कितने कार्बन एटम का एसिड होगा? 3 कार्बन का एसिड होगा, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड। तो तुम नोट करो, मुझे प्रोपेनोइक एसिड भी चाहिए, मुझे प्रोपेन 1 ओल भी चाहिए, यानी इस एस्टर को C2 को प्रिपेयर करने के लिए आई नीड दीस 2 रिएजेंट, और स्टार्टिंग मटेरियल मेरे पास ये है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस कंपाउंड को थोड़ा सा रिड्यूस कर लूंगा। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो मेरे पास प्रोपेन 1 ओल आ जाएगा। फिर मैं इस कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करूंगा तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये एस्टर बना लेंगे। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम कहेंगे टू सम पार्ट, नहीं टू सम पार्ट नहीं कहेंगे, हम इस तरह से लिखते हैं, डिवाइड A1 in 2 different टेस्ट ट्यूब्स। तो आपके पास ये A1 है, इसको आपने 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में डिवाइड कर लिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सेकंड, इन 1 टेस्ट ट्यूब और इन टेस्ट ट्यूब 1, ये ज्यादा बेहतर है, इन टेस्ट ट्यूब 1 add sodium borohydride. This undergoes reduction to give propane 1 ol. Okay. फिर थर्ड देखो, in test tube 2 add K2Cr2O7 in the presence of acidic medium. This undergoes oxidation to give propanoic acid. Okay. Fourth step, mix both the solution of test tube 1 and test tube 2. Mix both the solution of test tube 1 and test tube 2 in the presence of concentrated H2SO4, and obviously ये जो concentrated H2SO4 ये आपका catalyst होगा, okay, in the presence of H2SO4 under in the presence of concentrated H2SO4 which acts as a catalyst. Okay, all right. I'm stuck on this कि क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, तो दोनों डिफरेंट आइसोटोप्स का जो मीन वैल्यू होती है वो इन दोनों की रेंज में आनी चाहिए। तो रेंज मुझे लगता है, मैंने वैसे 119.9 निकाली, बट मुझे लगता है कि रेंज होनी चाहिए, इन दोनों का मिड नंबर ले लेते हैं 121, ठीक है, कुछ इस तरह की रेंज होनी चाहिए 121, ओके, समवेयर अराउंड, हाँ ठीक है। That's the final verdict from this part. Let me know if you find a way to get this MR, weighted MR. Okay. Thank you very much, guys. अपना ख्याल रखिए।